प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए सेम है। पहला वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर लिया था। सेकेंड वीडियो में हम लोग अति लघुतरीय प्रश्नों को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग लघुतरीय प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों की संख्या टोटल 8 रहेगी। बनाना आपको है चुनकर 6। एक क्वेश्चन का नंबर मिलेगा 3। तो ये क्वेश्चन पैटर्न है। चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और यदि पहले से है तो अगर आप किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और अपने मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दें जिनका इकोनॉमिक्स है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो सबसे पहले हम लोग सीमांत उपयोगिता को समझेंगे। तो सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का ये फॉर्मूला यहाँ माइनस होगा। सीमांत उपयोगिता फार्मूला है mu बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। ये फॉर्मूला है इसका, इसको लिख लेना है। अब हम लोग इसको अपनी भाषा में समझते हैं। सीमांत उपयोगिता मतलब होता है अतिरिक्त इकाई। जैसे पहला रोटी खाए तो हमको 10 उपयोगिता मिला, दूसरा रोटी खाए तो हमको 15 उपयोगिता मिला, तीसरा रोटी खाए तो हमको 20 उपयोगिता मिला। तो यदि हमको सीमांत उपयोगिता पता करना इस फॉर्मूला से तो कैसे करेंगे? अतिरिक्त इकाई निकालेंगे। सीमांत उपयोगिता मतलब अतिरिक्त इकाई। तो पहला जब इकाई का हम निकालेंगे तो ये खाली रहेगा, इसको छोड़ देना है। दूसरा इकाई से हम लोग सीमांत उपयोगिता निकालेंगे। तो दूसरा इकाई का सीमांत उपयोगिता कितना है? हमको उपयोगिता कितना मिल रहा है? 15। तो यहाँ टी यू एन जो है वो आपका 15 कहलाएगा, और टी यू एन माइनस 1 क्या कहलाएगा? तो 2 का पहले वाला जस्ट। तो पहले में कितना मिल रहा है? 10। तो 15 माइनस 10 कर देंगे तो बचेगा कितना? 5। तो ये 5 मेरा सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। अब यदि हम लोग तीसरा इकाई का निकालेंगे तो तीसरा इकाई में हमको टी यू एन मेरा क्या कहलाएगा? तो तीसरा इकाई में मेरा है 20। तो टी यू एन मेरा 20 कहलाएगा, माइनस टी यू एन माइनस 1 क्या कहलाएगा? तो इसका एक पहले वाला क्या है? 15 है। एक पहले वाला 15 है। तो 20 में 15 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 5। तो इस तरह आपको सीमांत उपयोगिता पता चल जाएगा। तो सीमांत उपयोगिता परिभाषा क्या हुआ? अतिरिक्त इकाई। अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होगी उसी को हम लोग सीमांत उपयोगिता कहेंगे। उसके बाद आपको रेखा चित्र से स्पष्ट करना है कि सीमांत उपयोगिता जब शून्य होगा तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तो इस चित्र को आपको देख लेना है। ये है आपका कुल उपयोगिता का रेखा, ये है आपका, ये जो MU आया है ये सीमांत उपयोगिता रेखा है। तो हम लोग चित्र में क्या देख रहे हैं कि जब सीमांत उपयोगिता गिर रहा है तो ये जो कुल उपयोगिता है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तेजी से। और यहाँ पर क्या हुआ? घटते दर से बढ़ रहा है। जब सीमांत उपयोगिता गिरती है, मतलब गिरती है, तो कुल उपयोगिता घटते दर से बढ़ती। घटते दर से बढ़ना मतलब होता है कि जैसे मान लिया पहले बढ़ा 10, पहला है 10, दूसरा में बढ़ गया 20, तीसरा में बढ़ा 25। तो यहाँ पर देखिए बढ़ने का जो दर है वो घट गया। 20 में 10 को घटा दीजिए तो कितना है बढ़ने का दर? 10। 10 से बढ़ रहा है। उसके बाद 25 में 20 को घटा दीजिए तो दर क्या हो गया? 5 हो गया। तो पहले की तुलना में दर क्या हो गया? घट गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग घटती दर से बढ़ना। तो जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तेजी से गिरती है तो कुल उपयोगिता घटते दर से बढ़ती है। उसके बाद जब अक्ष को, सीमांत उपयोगिता अक्ष को छूती है तब वहां पर क्या होता है? कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। इसका मतलब है कि जब सीमांत उपयोगिता अक्ष को छूती है, इसका मतलब है सीमांत उपयोगिता जब शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। यही यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो ये चीज यहाँ से पता चल रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता अक्ष से नीचे आ जाती है, मतलब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, तब कुल उपयोगिता क्या होता है? तो गिरना प्रारंभ कर देता है, मतलब घटने लगता है। तो यही चीज को यहाँ लिख दिया गया है कि चित्र में जब सीमांत उपयोगिता गिरती है तब कुल उपयोगिता में घटती दर पर वृद्धि होती है।
और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और तीसरा जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता गिरना शुरू हो जाती है। अब अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक फर्म का उत्पादन फलन Q बराबर L पर पावर 0.5 है, K पर पावर 0.5 है, तो श्रम L की 36 तथा पूंजी K की 49 इकाई के नियोजन से वस्तु की कितनी इकाई का अधिकतम उत्पादन संभव होगा। मतलब यहाँ पर जो Q है वो क्या है, आपका उत्पादन को बता रहा है, L जो है वो श्रम को बता रहा है, और K जो है वो पूंजी को बता रहा है। तो नियोजक जो है, नियोजक मतलब जो उत्पादन करता है, उद्यमी है, वो क्या करता है, श्रम का 36 इकाई का प्रयोग करता है और पूंजी का 49 इकाई का प्रयोग करता है। तो वह अधिकतम उत्पादन संभव कितना होगा, उसी चीज को आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल है तो इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। तो Q बराबर, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ L के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 36। तो 36 पर पावर कितना है, 0.5। उसके बाद है K, तो K लिखेंगे, इस पर पावर है आपका 0.5। K नहीं लिखना है, K के जगह लिखना है कितना, 49। काय को K का मान 49 है, यहाँ 0.5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, Q बराबर, ये पॉइंट को हटा देंगे तो इसके नीचे एक जीरो आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट को हटाएं तो जीरो आ गया। 5 एकाई 5, 5 दूनी 10, 5 एकाई 5, 5 दूनी 10। तो आपका आ जाएगा 36 पर पावर हाफ आ जाएगा, और 49 पर पावर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब 36 पर जब हाफ पावर है तो यहाँ पर 36 को हम लोग रूट में कर सकते हैं, काहे कि रूट का मान हाफ होता है। तो 36 रूट में आ गया, और 49 को भी रूट में डाल दिए, रूट में डाल दिए। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। दोनों आपस में गुना है, तो 7 छक 42, तो 42 इकाई का उत्पादन संभव होगा। तो यही आंसर आ गया, इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। Q बराबर 36, 5/10 कर दिए, पॉइंट हटा दिए, तो उसके बाद ये 5 एका 5, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एका 5, 5 दूनी 10। यहाँ 36 पर पावर हाफ, 49 पर पावर हाफ। हाफ को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वर्गमूल 36 पर लग जाएगा, और इसमें 49 पर लग जाएगा। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 37 37 49 होता है। अब 7 छक 42, तो 42 इकाई आपका आ गया। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। देखिए बाजार संतुलन क्या होता है, तो जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति, ये मांग का रेखा है, ये पूर्ति का रेखा, जहां दोनों बराबर हो जाएगा वहीं पर बाजार का संतुलन हो जाएगा। मतलब वहां बाजार का संतुलन का अर्थ है कि बाजार में मूल्य मान लीजिए ओपी निर्धारित हो जाएगा और मांग आपूर्ति ओएम हो जाएगा, इसी को संतुलन करना कहते हैं। तो यहाँ हम लोग किताबी भाषा को देखते हैं कि बाजार संतुलन से अभिप्राय बाजार की उस दशा से है जिसमें वस्तु की मांग व आपूर्ति बराबर होती है। मतलब मांग आपूर्ति जहाँ आपस में बराबर हो जाती है, कीमत बढ़ाने व घटाने वाली शक्तियां शांत हो जाती है। इसे निम्न सारणियों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तालिका दिया हुआ है, सेब की कीमत कितना है, 18, फिर बढ़कर हो गया 19, 20, 21, 22 हो जाता है। मांग की मात्रा, जब 18 रुपया दाम था तो 90 केजी खरीदते थे, 19 रुपया में 80 केजी, 20 रुपया में 70 केजी। मतलब जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है मांग मात्रा क्या होता है, घटते जाता है, क्योंकि मूल्य और मांग के बीच हमेशा विपरीत संबंध होता है। तो मूल्य जब बढ़ेगा तो मांग घटेगा, तो यहाँ 90, 80, 70, 60, 50 घट रहा है। उसके बाद कीमत और पूर्ति के बीच, पूर्ति या बोलिए या आपूर्ति बोलिए, इसके बीच सीधा संबंध। इसका मतलब है कि 18 पर पूर्ति कितना रहा, 50, जब मूल्य बढ़ गया 19 तो हो गया 60। इसका मतलब जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे पूर्ति की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। तो उपयुक्त तालिका में जब सेब की कीमत 20 रुपया प्रति किलो है, यहाँ आप देख सकते हैं कितना, 20 रुपया पर, तो यहाँ मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो बाजार में संतुलन कहाँ हो जाएगा, जब कीमत 20 रुपया रहेगा, मतलब 20 पर बाजार संतुलन निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो रहे हैं, 70 बराबर हो रहा है। यही चीज यहाँ लिखा है कि उपयुक्त तालिका में सेब की कीमत 20 रुपया प्रति किलो है, उस दशा में मांग और पूर्ति 70 किलो है। चित्र से हम लोग बना लेंगे इसको, यहाँ से देख के, जैसे ये चित्र में बनाया गया है कितना, तो इधर ले लिए मात्रा को, मात्रा क्या है,
तो यहाँ हाईएस्ट मात्रा को हमको देख लेना है कितना गया, 90 तक गया। तो यहाँ 90 ले लिए, 50, 60, 70, 80, 90। उसके बाद कीमत है 18, 19, 20, 21, तो इधर लिए है मूल्य को 18, 19, 20, 21, 22 तक। अब 18 पर पहले मांग को बनेंगे, 18 पर कितना, 90। तो 18 कहाँ है, तो 18 आप यहाँ देख सकते हैं, 18 और 90 कहाँ है, यहाँ देख सकते हैं। तो इसके सीधा और इसके सीधा यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। फिर 19 पर 80, तो 19 और 80 यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। फिर 20 पर 70, तो यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। फिर यहाँ बिंदु लगे, यहाँ इस तरह बिंदु लगाएंगे, सब बिंदु को मिलाएंगे तो हमको मांग का रेखा मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग पूर्ति का इसी तरह सेम बनाएंगे। तो पूर्ति कैसे लेंगे, 18 पर कितना, 90, और सॉरी 50। तो 18 पर 50, 18 यहाँ और 50 कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पर बिंदु। 19 पर 60, तो 19 यहाँ और 60 यहाँ, यहाँ पर बिंदु। फिर 70 यहाँ बिंदु। फिर 21 पर कितना, 80, तो यहाँ 80 और यहाँ 21 यहाँ बिंदु। सब बिंदु को उसी तरह हम लोग मिला देंगे तो एस वक्र प्राप्त होगा। दोनों कहाँ बराबर हो रहा है, 70 पर। तो मूल्य आपका हो जा रहा है कितना, 70, और मूल्य हो जा रहा है 20, और मांग आपूर्ति कितना हो रहा है, 70। तो ये आपका बाजार संतुलन निकल गया। तो चित्र में डी डी मांग वक्र तथा एसएस आपूर्ति वक्र दोनों ई बिंदु पर बराबर होते हैं तथा बाजार में संतुलन कीमत ओपी मतलब 20 तथा मांग और आपूर्ति ओक्यू मतलब 70 है। नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। मतलब पूर्ति कैसे प्रभावित होती है। तो प्रोफेसर डुली के शब्दों में पूर्ति का नियम बताता है कि जितनी कीमत अधिक होगी उतनी ही पूर्ति अधिक होती है और कीमत कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। तो पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो वस्तु की कीमत, अगर वस्तु का कीमत अधिक रहेगा तो पूर्ति अधिक होगा, वस्तु का कीमत कम रहेगा तो पूर्ति उस समय कम हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच सीधा संबंध होता है। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो अन्य वस्तुओं की कीमत में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप वे फर्मों के लिए अधिक लाभदायक हो जाती है, इसके फलस्वरूप फर्म उनकी अधिक पूर्ति करेगी। इसके विपरीत जिस वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं होती वह अपेक्षाकृत कम लाभदायक होगी, इसलिए फर्म उसकी पूर्ति कम करेगी। फर्मों की संख्या, तो किसी वस्तु की बाजार पूर्ति फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने पर पूर्ति अधिक होती है तथा संख्या कम रहने पर पूर्ति कम होती है। फर्म के उद्देश्य, यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है तो केवल अधिक कीमत पर ही अधिक पूर्ति की जाएगी। इसके विपरीत यदि फर्म का उद्देश्य बिक्री या रोजगार को अधिकतम करना है तो वर्तमान पर भी अधिक पूर्ति की जाएगी। तकनीक में परिवर्तन, तो उत्पादन तकनीक में सुधार होने के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी होती है तथा लाभ में वृद्धि होती है, इसके फलस्वरूप पूर्ति में वृद्धि होती है। सरकारी नीति, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के फलस्वरूप समानता पूर्ति कम होती है, इसके विपरीत अनुदानों के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है। अब है आपका सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब होता है देश के अंदर, जिसमें हम लोग विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ देते हैं। और सकल घरेलू उत्पाद मतलब अपना का खास घरेलू हो गया, और राष्ट्रीय उत्पाद मतलब संपूर्ण पूरा देश का। तो यहाँ पर परिभाषा है इसका, सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी कहते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। देखिए घरेलू सीमा में एक वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। अंतिम वस्तु मतलब जैसे हुआ गेहूं के बाद आटा के बाद रोटी, तो रोटी आपका अंतिम वस्तु कहलाएगा। तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जिसमें विदेशियों द्वारा हमारे देश में अर्जित की गई आय को जोड़ा जाता है तथा हमारे देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय को शामिल नहीं किया जाता है, वह सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो जीडीपी का फॉर्मूला होगा जीएनपी में माइनस कर देंगे निर्यात मूल्य माइनस आयात मूल्य को। जीएनपी क्या है आपका, तो यही है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब अगला है यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, जीएनपी। एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य
तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी बराबर बाजार कीमत पर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब दोनों एक दूसरे से मतलब सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित हो गया यहाँ पर। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है, तो बस आपको ये एक लाइन लिखना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद के साथ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की राशि को भी सम्मिलित किया जाता है। अगला है 44 नंबर, आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार दूर करती है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आवश्यकता का दोहरा संयोग मतलब होता है कि जैसे मेरे पास जूता है और हमको आटा चाहिए, तो बाजार में ऐसा आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आटा हो और मेरा वो जूता लेने के लिए तैयार हो। तो जब मुद्रा का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो आवश्यकता का दोहरा संयोग मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था और वैसा आदमी को ढूंढना बड़ी मुश्किल होता था। तो यही समस्या की दोहरा समस्या को मुद्रा ने कैसे दूर कर दिया, तो यहाँ लोग देखते हैं कि वस्तु विनिमय तभी संभव होता है जबकि दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की वस्तु लेने के लिए तैयार हो। ऐसा संयोग हमेशा मिलना संभव नहीं होता। यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं अपनी आवश्यकता से अधिक है और उसे चने की आवश्यकता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास चने अपनी आवश्यकता से ज़्यादा हो तथा जो बदले में गेहूं लेने के लिए तैयार हो। ऐसा संयोग मिलना बहुत कठिन होता है। यदि ऐसा संयोग नहीं मिलता है तो वस्तु विनिमय संभव नहीं होगा। अब यहाँ मुद्रा ने इस प्रणाली को कैसे निराकरण किया, तो लिखेंगे मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों का निराकरण। तो मुद्रा के प्रादुर्भाव ने वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को पूरी तरह दूर कर दिया तथा विनिमय कार्य को बहुत सरल बना दिया। अब उपभोक्ताओं को दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी अतिरिक्त वस्तु को बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर सकता है। मतलब आपके पास आटा है तो बाजार में बेच दीजिए, जो पैसा आएगा वो पैसा से फिर बाजार में जाके चना खरीद लीजिए। तो मुद्रा के आविष्कार से क्या हुआ, ये आवश्यकता का दोहरा संयोग हल हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो सरकारी बजट क्या है, तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। मतलब सरकार का कितना इनकम हुआ और कितना खर्चा हो रहा है उसका अनुमानित विवरण होता है सरकारी बजट। इसके उद्देश्य क्या क्या है, तो आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है जो कि भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा है संसाधनों का पुनः आवंटन। तो अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। तीसरा है उद्देश्य आर्थिक स्थिरता। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा वचनबद्ध होती है। सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। चौथा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। तो सरकार के बजट संबंधी नीति से यह प्रकट होता है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है। प्रायः सार्वजनिक उद्यमों को इन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहां प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। और 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय, जो स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश के बराबर होता है, स्वायत्त व्यय जिसको हम लोग ए मानेंगे 40 करोड़ रुपए है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 है तथा आय का स्तर 1000 करोड़ रुपए है, तो समग्र मांग की गणना कीजिए, क्या अर्थव्यवस्था संतुलन में है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है और बच्चों मैथमेटिकल क्वेश्चन बनाने से पूरा का पूरा नंबर मिलता है और लिखने वाला में क्या होता है, कितना अच्छा लिख लीजिए पूरा नंबर नहीं मिलेगा, उसमें एक नंबर काटिए लिया जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि मैथमेटिकल क्वेश्चन यदि आप जान रहे तो उसको जरूर बनाइएगा। तो इसको हम लोग हल को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे आय का स्तर। आय का स्तर को हम लोग छोटा वाई मानेंगे और ये कितना है, 1000 करोड़ है। फिर है आपका स्वायत्त व्यय, स्वायत्त व्यय कितना है, 40 करोड़ है, तो यहाँ स्वायत्त व्यय को हम लोग ए मान लिए 40 करोड़। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितना है, 0.6। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग क्या मानेंगे, सी मानेंगे और ये 0.6 है।
तो इसका फॉर्मूला है समग्र मांग का। समग्र मांग को हम लोग बड़ा Y लिखते हैं। समग्र मांग बराबर Y बराबर A प्लस C छोटा y लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर A हो गया आपका क्या, स्वायत्त व्यय कितना है 40 था, प्लस C जो है वो आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितना था 0.6 है, और Y जो है I है आपका कितना 1000 करोड़ था। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, ई जीरो से ई जीरो कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 6 गुना 100, 6 को 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 600, 6 को 100 से गुना कर देंगे तो 600, और 600 में इधर 40 है जोड़ में, क्या है 40 प्लस 0.6, तो यहाँ 40 को 600 में जोड़ देंगे तो 640 करोड़ हो गया। एक बार और बढ़िया से आप देख लीजिए, देखिए यहाँ एक 40 करोड़ था तो एक जगह 40 लिख दिए, सी कितना है 0.6 है 0.6 लिख दिए, वाई कितना है तो वाई मेरा 1000 करोड़ है तो यहाँ 1000 करोड़ लिख दिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 640 करोड़ आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर बोल रहा है अगला क्वेश्चन आपका, क्या अर्थव्यवस्था संतुलन में है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि वर्तमान आय का स्तर 1000 करोड़ है जो प्रत्याशित समस्त मांग में है 360 करोड़ अधिक है, तो वह स्थिति अधिपूर्ति की होगी, इसलिए अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है। क्योंकि पहले आय जो कितना 1000 करोड़ है, 1000 में हम लोग 640 को घटा देंगे तो घटाने के बाद आपका कितना बचेगा 360 करोड़ बचेगा, तो यह 1000 करोड़ से 360 ही बच रहा है, तो ये क्या है अधिपूर्ति की स्थिति होगी और इसलिए अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं होगा। तो बच्चों आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। जल्द ही हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। बाय बाय।